हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं भी चैप्टर का नाम नहीं ले सकता। मैं आप टॉपिक बता सकता हूं कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो टॉपिक है क्या? सर्कुलर मोशन। बहुत पहले से मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि सर्कुलर मोशन सर नहीं पढ़ाया, डायग्राम हम बाद में देखेंगे, ये जो आपके सामने बने हुए हैं इनको बाद में देखेंगे। पहले कुछ डिस्कशन मैं आपसे कर लूं। यार याद करो, जब मैं पहली बार नया आप लोगों के सामने आया था, जब मैं आया था पहली बार, तो मैंने आप लोगों की वोटिंग के हिसाब से चालू किया था। क्या आप लोगों ने बोला था कि सर स्टार्ट कीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फिजिक्स को स्टार्ट किया था। बट आप लोगों ने बोला कि सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से क्यों स्टार्ट किया है, शुरू से पढ़ाओ। हम ऑलरेडी लेट थे, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि आपकी सारी चीजों को हम अपने दिमाग में रखें और हर बात को मानते हुए हमने अपने फिजिक्स को चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। बट क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम ऑलरेडी आधे से ज्यादा कर चुके थे, तो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्या कर लिया भाई? कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलिए, विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन दोनों हमने पढ़ लिया अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। याद करिए, मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ा दिया था अलग से, उसमें भी आप लोगों ने बोला था कि सर आप चैप्टर वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि उसके पीछे रीजंस थे। मैं अगर आपको कुछ चीज पढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है अगर बीच में मैंने आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई है तो वो पढ़ाई नहीं जाएगी, उसका कुछ रीजन है कि उसको आपको नहीं पढ़ाया गया है। जब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा तो उसी का एक टॉपिक है, उसी में एक टॉपिक था हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। और जब आप चैप्टर 4 पढ़ते हो तो उसका भी एक टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। दोनों चैप्टर में सर्कुलर मोशन आता है। फर्क बस इतना है कि एक में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आप पढ़ते हो, एक में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आप पढ़ते हो। सर ये क्या होता है? कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। हम दोनों चीजें आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। प्लीज जितने लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं वो प्लीज चैप्टर 5 देखना स्टार्ट करें, चैप्टर 5 को कंप्लीट करें। उनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगते हैं, क्या होते हैं, सब को पढ़ लें, क्योंकि अब हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं और सर्कुलर मोशन में हम न्यूटन्स के लॉज लगाने वाले हैं। प्लीज इसलिए बोल रहा हूं कि आप एनएलएम पढ़ लीजिए। अच्छा, तो क्योंकि दोनों ये टॉपिक दोनों चैप्टर में आ रहा है, चैप्टर 4 के लास्ट में भी और चैप्टर 5 के लास्ट में भी, तो जरूरी था कि इस टॉपिक को हम एक बार ही करें। थोड़ा सा चैप्टर 4 में कर लें, थोड़ा सा चैप्टर 5 में कर लें, ऐसा करने से मगजमारी हो जाती, समझ में कुछ नहीं आता। थोड़ा इधर पढ़ते, थोड़ा इधर पढ़ते, थोड़ा भूल जाते, बचता कुछ भी नहीं। ठीक, तो हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि हम इसको चैप्टर 4 जब कंप्लीट होगा, हमारा ऑलरेडी चैप्टर 5 कंप्लीट है, तो हम अलग से एक टॉपिक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 4 के कंसेप्ट भी इंक्लूड कर लेंगे, चैप्टर 5 के भी कंसेप्ट इंक्लूड कर लेंगे। चाहे वो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होगा, चाहे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होगा, अब मैं आपको पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन के अंडर पढ़ा दूंगा। क्लियर बात है? पक्की बात है? पता नहीं मुझे एक कान में सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, एक सेकेंड। ओहो हो, उम्र हो गई है क्या मेरी? चलिए भाई, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि हम अब इसलिए इसको पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन को एक बार में पूरा, क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। हमने चैप्टर 4 भी पढ़ लिया है, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कंप्लीट करने के बाद हम एक बार में एक स्ट्रेच में पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि क्या सर्कुलर मोशन आपने जीवन में कहीं देखा है? अरे बिल्कुल देखा है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, ये गाना देखा है कि नहीं? सबने देखा होगा, सबने देखा होगा। अगर ये गाना नहीं देखा है तो आपने ऋतिक रोशन टिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग एक पल का जीना है देखा होगा, है ना। ये नहीं देखा तो और भी बहुत सारे गाने देखे होंगे आपने, है ना। सल्लू भाई के तो जितने गाने, सुलेमान भाई के तो जितने गाने होंगे उसमें आपने सर्कुलर मोशन देखा ही देखा होगा। अरे देखा होगा कि नहीं देखा होगा? याद करो, जब सुलेमान भाई अपनी टी शर्ट उतारते थे तो क्या करते थे? टी शर्ट उतारते थे और टी शर्ट को ऐसे ऐसे घुमाते थे। क्या करते थे? टी शर्ट को घुमाते थे। याद है ना। अगर आपको ये भी नहीं याद, आप बोलो नहीं सर टाइम ही नहीं हमारे पास तो पिक्चर देखने का, तो आपको ये तो याद होगा कि बचपन में आप क्या करते थे। बचपन में आप एक रस्सी लेते थे, उससे पत्थर बांधते थे और क्या करते थे? यूं घुमाते थे। क्या कर रहे होते थे आप सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते थे। अच्छा सर, जब आप बचपन में रामायण देखते थे, हम तो नहीं देखते सर, हम ये सब नहीं देखते सर।
आप जब महाभारत देखते थे, आप रामायण देखते थे, तो आपको भगवान के हाथों में चक्र दिखाई देता था, भगवान के सर के पीछे चक्र दिखाई देता था, वो चक्र घूमता रहता था। वो क्या एग्जीक्यूट करता था? वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता था। याद करो वो बचपन के दिन, अब पता नहीं आपके बचपन में ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। जब हम छोटे थे तो हमको ले जाया जाता था मेला, है ना। मेले में जब हम जाते थे तो वहां होता था क्या भाई? मौत का कुआं। इसको आप क्या बोलते हो? मौत का कुआं। मौत के कुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जरा कमेंट करके मुझे बताना। इसको तो बोलते हैं भाई मौत का कुआं। दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूं। मौत का कुआं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना। तो आप बचपन में जाते थे, आप बचपन में जाते थे अपने, कहां पर? अब मेले लगते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हम लोग क्या जो लगते हैं सर्कस मेले लगते थे, उसमें मौत का कुआं जरूर होता था, है ना। इसमें बाइक वाले भी घूमते थे, कार वाले भी घूमते थे। यहां आप देख सकते हैं लोग खड़े होते थे, है ना। और लोग क्या करते थे? जैसे आपने शादी पार्टी में देखा होगा ना, लोग नाचते हैं तो ऐसे 10 का नोट मुंह में फंसा लेते हैं और ढोल वाले को देते हैं, है ना। वैसे ही लोग यहाँ पर क्या करते थे? हाथ में ऐसे 10 का नोट 20 का नोट ऐसे फंसा लेते थे, है ना। और यहां से आदमी देखो कार से बाहर निकला हुआ है और क्या करता था? वो उस नोट को ऐसे ले लेता था आपके हाथ से, है ना। यहां पर भी जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। क्या है वो भाई? सर्कुलर मोशन। ठीक, ये चीज आपने देखी है, फील की है, ये इनने भी फील की है। इनको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो जिनने फिजिक्स पढ़ी होगी, वो ये जानते होंगे कि ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन है जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, यहां देखो आप, ये है एक चौराहा टाइप का, एक सर्कल टाइप का है ना, जहां रास्ते निकले हुए, एक रास्ता ये, 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 है ना। बहुत सारे रास्ते निकले हुए। यहाँ पे सर्कल पे एक कार है जो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, घूम रही है ना। अब इसी चीज से रिलेटेड आप बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हो सर्कुलर मोशन में, जैसे कि आप बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ोगे, विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, है ना। आप अनबैंक्ड रोड पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो इसी टर्न के बेसिस पे, इसी सर्कुलर मोशन के बेसिस पे। और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती हैं। जैसे मान लो अगर ये सन है, मान लो अगर बीच में सन है, तो आपको पता है सन के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा है भाई? सन के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा है? तो सर सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रही है। और अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा है? सर मून चक्कर लगा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रही है? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है ना। सैटेलाइट्स होती हैं बहुत सारी, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में क्या कर रही होती है? ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो चाहे छोटी सी छोटी बात हो, चाहे आपको लंगर फंसा के पतंग निकालनी हो, उसके लिए आप सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर देते हो। चाहे आपको सुलेमान भाई बनना हो, सलमान भाई बनना हो, टी शर्ट उतारनी, टी शर्ट घुमाना हो, उसमें आप सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर देते हो। क्लियर है कि नहीं? अगर आप मौत का कुआं देखने जाओ तो उसमें आपको सर्कुलर मोशन दिख जाता है। अगर आप जायंट व्हील में बैठो, जो झूला होता है जायंट व्हील, उसमें बैठो तो आप सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर देते हो। आप लाइफ में कितनी जगह सर्कुलर मोशन देख रहे हो? आप खुद सोचो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हो, है ना। जब आप बॉलिंग करते हो, क्रिकेट देखते हो, बॉलिंग करते हो, तो बॉलिंग में आप क्या कर रहे हो? सर्कुलर मोशन कर रहे हो। बॉलिंग में आप क्या कर रहे हो? सर्कुलर मोशन ही तो एग्जीक्यूट कर रहे हो, हाँ कि ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो लाइफ में इतनी सारी चीजें, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं। अब हम उन एग्जाम्पल्स को तो जानते हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है टेक्निकली क्या हो रहा है, ये हमको कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। कौन बताएगा भाई? फिजिक्स बताएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम बाल्टी में पानी भरते थे, याद करो, अभी भी आप करते होगे। आपके घर में जब पुताई उताई होती है, दिवाली का टाइम आता है, मेरे यहाँ तो होता था। मेरे को बोलते थे घर वाले पानी भर के लाओ, तो मैं क्या करता था? पानी को आधा भरता था बाल्टी में और बाल्टी को ऐसे घुमाता था, जोर जोर से, ऐसे जोर जोर से घुमाता था, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता था और दोस्तों को दिखाता था कि देखो बाल्टी ऊपर जा रही है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। सबने किया होगा। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे बचपन में जितने आप थे। हमको घर वाले बोलते थे पानी ले आओ, हम चुपचाप पानी ले आते थे। हम ये सब नहीं करते थे। करते होगे, बिल्कुल करते होगे। खा लो कसम, अगर तुम लोगों को घर वालों ने बोला होगा कि जाओ क्रीम बिस्किट खा लो, तो तुमने क्रीम बिस्किट को खोल के पहले क्रीम को नहीं चाटा बचपन में? चाटा होगा, बिल्कुल चाटा होगा। अगर तुमने चाटा है, क्रीम बिस्किट को खोल के क्रीम पहले खाई है और बिस्किट बाद में खाई है, तो तुम और मैं सेम पेज पे हैं। अपन ऐसे ही एक जैसे ही थे बचपन में। ठीक है, चलिए। तो अब हम ना थोड़ा सा इन सारे एग्जाम्पल्स को जानने के बाद कि हाँ ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे बढ़ेंगे और अब हम टेक्निकलिटी में उतरेंगे। किसमें उतरेंगे? टेक्निकलिटी में। हमको अब स्टार्ट करना है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सुनिएगा ध्यान से, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, जरा इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं।
कलर कौन सा चुनूं जो आपको मस्त दिखे, मस्त दिखे, मस्त मस्त मस्त। चलो भाई, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ोगे, तो जब आप चैप्टर 4 में सर्कुलर मोशन पढ़ते हो ना, तो चैप्टर 4 में आप पढ़ते हो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एनसीईआरटी में देखोगे तो 1.5 पेज का ही है आपका चैप्टर 4 में सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और जब आप चैप्टर 5 खत्म कर लेते हो, तब आप पढ़ते हो सर्कुलर मोशन का कौन सा पार्ट, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दोनों में क्या अंतर है सर, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब आप काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना, तो यहां पर आप सिर्फ बात करोगे किसकी, ओमेगा की, एंगुलर एक्सेलरेशन की, है ना, इन सारी चीजों की आपको बात करनी है। एंगुलर वेलोसिटी की आप बात करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की आप बात करोगे, इन्हीं सारी चीजों की आपको बात करनी है। थीटा की आप बात कर लोगे, है ना। जब आप डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आओगे, तो आप यहां पर क्या देखने लगोगे, फोर्सेस देखने लगोगे। क्या देखने लगोगे, फोर्सेस देखने लगोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, टेंशन आपको दिखने लग जाएगी। ये सारी चीजें आपका पढ़ोगे जब आप डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आओगे। लेकिन जब तक आप काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, तब तक आपको फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जानते हो जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो तो आप कॉज ऑफ मोशन को नहीं देखते, आप सिर्फ मोशन को स्टडी करते हो। मोशन में कितना ओमेगा चेंज हो रहा है, कितना अल्फा चेंज हो रहा है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीजों से आपको मतलब होगा। इस चीज से मतलब नहीं होगा कि अगर चेंज हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जैसे घर वाले होते हैं भाई, अगर घर वालों का, पापा का दिमाग खराब है तो तुमको 2 झापड़ मार देंगे, है ना, पूछेंगे नहीं, बताएंगे भी नहीं क्यों मारा, रीजन नहीं बताएंगे, कॉज नहीं बताएंगे, बस मूड खराब था मार दिया, है ना। नहीं नहीं सर, हमारे पापा तो नहीं मारते, अरे मेरे तो मारते थे, है ना। तो मैं तो वही एग्जांपल दूंगा, इतना मार खाया, कम से कम उसका एग्जांपल तो दे पाऊं। चलिए, बिल्कुल सही। तो आप कभी भी काइनेमेटिक्स में रीजन नहीं पूछोगे, कॉज नहीं पूछोगे कि ओमेगा में चेंज आया तो क्यों आया, अल्फा में चेंज आया तो क्यों आया, आपको कॉज से मतलब नहीं है। लेकिन जब आप डायनामिक्स में आ जाओगे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर चेंज आया है मोशन में तो उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या उसके पीछे का रीजन फोर्स है? तो आपको अगर पता है कि रीजन फोर्स है तो आप उसको बताओगे, उसको छुपा कर नहीं रखोगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आप चैप्टर 4 में देख रहे थे, डायनामिक्स आप देखते हो चैप्टर 5 में। हम दोनों ही चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स एक साथ ही देख लेंगे, एक के बाद एक देखकर पूरे सर्कुलर मोशन को रैप अप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का 100%। चलिए, ये हो गई भाई सर्कुलर मोशन की बातें। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है, हमको स्टार्ट करना है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आपको पता है एक चीज होती है काइनेमेटिक्स, एक क्या बोलता है, एक डायमेंशन होता है काइनेमेटिक्स, एक डायमेंशन होता है डायनामिक्स। मतलब आप ये समझो कि काइनेमेटिक्स में हम जो भी एनालिसिस करेंगे, काइनेमेटिक्स की एनालिसिस में आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि एक्सेलरेशन में अगर चेंज आया तो कितना, वेलोसिटी में अगर चेंज आया तो कितना। आपको कभी भी अगर चेंज आए हैं तो उनके पीछे का कॉज जानने की जरूरत नहीं है। यानी कि कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स। आपको फोर्स की बात कभी भी काइनेमेटिक्स में करनी नहीं होती है। जब हम फोर्स की बात करने लगेंगे ना, तो हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एंटर कर जाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कुछ वेरिएबल्स को जानेंगे जो हमारे सर्कुलर मोशन को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सर्कुलर मोशन को। कुछ वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स का डिस्कशन हमको आगे जाके करना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ इतना जानने वाले हैं कि ये सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। आइए पहले सर्कुलर मोशन तो हम ड्रॉ कर लें, पहले हम अपना सर्कुलर मोशन तो ड्रॉ कर लें। आइए देखिए, मान लीजिए, ओहो ये तो पतला पेन है, पतला पेन मुझे पसंद नहीं है, मुझे चाहिए मोटा पेन। चलिए आइए, सर्कल अच्छा नहीं बना, फिर से कोशिश करता हूँ। अब सही है? नहीं, अंडा बन गया सर। अब सही है? हाँ अब सही है सर। यह है हमारा एक सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसमें सर्कुलर मोशन के आपको 2 डेफिनेशन दी गई हैं, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो उसको मिटा दूं जो मैंने काट दिया। चलिए आइए, यूनिफॉर्म
एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन से जाते हैं। अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रेवल्स अराउंड अ सर्कल और अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर आर्क एट अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई सर्कुलर आर्क पे आपका पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो आप बोलोगे आंख बंद करके कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपका पार्टिकल अराउंड द सर्कल ट्रैवल करते टाइम अपनी स्पीड चेंज कर लेता है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत बचपन की बात है, बहुत छोटी सी बात है यार, इसमें कुछ भी समझने की जरूरत आपको नहीं है। आइए जरा सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए ये वो सेंटर है जिसके अराउंड आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। चलिए मान लीजिए ये है आपका ओरिजिन और ये है आपकी रेफरेंस लाइन जहां से हम अपना मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये है आपका वो पार्टिकल। जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो हम ये पूछेंगे सबसे पहले कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट डाल दोगे और बोलोगे कि ये जो टेंजेंट है ना, यही हमको क्या बता रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, हमने ये बोल दिया कि इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टी टाइम, मान लीजिए यहां पर आपका टाइम क्या है, 0 सेकेंड्स है। अब टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा। आप मान लीजिए थोड़े टाइम बाद आपका पार्टिकल इधर आ गया, थोड़े टाइम बाद आपका पार्टिकल इधर पर आ चुका है। इधर आने के बाद आपके पार्टिकल के बाद क्या, पार्टिकल के पास क्या आ गई, एक वेलोसिटी आ गई। पार्टिकल के पास क्या आ गई भाई, एक वेलोसिटी आ गई। वो तो पहले से थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो वेलोसिटी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। आपने बोला नहीं, अभी भी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। आपने बोला सर ये तो बहुत पास पॉइंट थे इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा, चलो एक पॉइंट यहां कंसीडर करके चेक कर लो सर। तो मैंने बोला यार यहां भी जब मैंने वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक किया ना, तो उसकी वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। अच्छा सर, अच्छा तो मतलब कुल मिलाकर इस सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करो तो वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलता है। तो क्या आप इस केस में बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? आप बोलोगे आंख बंद करके, हाँ सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ओके। सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लेना देना है, स्पीड से लेना देना है। स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं होता, मान लो यहां 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती, यहां पर 10 मीटर से बढ़कर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती, यहां पर आते आते आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती, तो फिर आप इसको कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोल पाते। आपको इसको क्या बोलना पड़ता, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों ही केस में सर्कुलर पाथ के अलोंग ही आप मूव कर रहे हो, बट अंतर इतना है, एक में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, और एक में लगातार स्पीड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। अब देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमको डिस्कस करना है, उसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। प्लीज डेफिनेशन के साथ एक डायग्राम देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर। अब समझिएगा मेरी बात को। हमने देखिए अभी तक ना क्या किया, अभी तक हम लीनियर मोशन पढ़ते हुए आ रहे थे। हमने मोशन इन 1D पढ़ा, मोशन इन 1D पढ़ा। हम एक स्ट्रेट लाइन में अभी तक मोशन कर रहे थे, ठीक है ना, चाहे वो मोशन x डायरेक्शन का हो, चाहे वो मोशन y डायरेक्शन का हो, लेकिन हम एक बार में एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करते थे मोशन इन 1D में। धीरे से हमने अपनी अप्रोच बढ़ाई और बोला कि भैया अब हम 2D में ट्रैवल करेंगे। मतलब अगर आपकी ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो अब आप पहले क्या कर रहे थे, पहले या तो आप y एक्सेस में जाते थे या तो x एक्सेस में जाते थे। अगर आप ऐसा ट्रैवल करते थे तो आप अपनी एक्सेस को पलटा देते थे, ये आपकी x हो जाती थी, ये y हो जाती थी, आप 2D में ट्रैवल नहीं करते थे। लेकिन फिर आपने बोला कि अब मैं 2D में ट्रैवल करूंगा, तो मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पर पहुंचे, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको x में भी ट्रैवल करना पड़ा, आपको y में भी ट्रैवल करना पड़ा, कोऑर्डिनेट्स आए x, y के, है ना। लेकिन आपने ये बोला कि जब मैंने यहां से चलना चालू किया, जब मैंने यहां से चलना चालू किया और मैं यहां पहुंचा, तो इस पाथ को मैं बोलूंगा कि इस पाथ को मैंने ट्रैवल किया है 2D मोशन से। बट इस 2D मोशन को अचीव करने के लिए मैंने एक इंडिविजुअल 1D मोशन लिया, इंडिपेंडेंट 1D मोशन लिया, और एक इंडिपेंडेंट 1D मोशन लिया, एक x में लिया, एक y में लिया। मैंने 2D को 1D में तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं इन सारे वेरिएबल्स को याद कर रहा हूं जो मैं 1D में यूज करता था।
जो मैं क्या करता था, लीनियर मोशन में 1D में यूज करता था। सर 2D में नहीं किया है, 2D में भी किया है भाई, 2D अलग अलग 1D मोशन से ही मिलकर बना होता है, ये हमने माना है, ठीक है, याद होगा आपको। चलिए तो आइए जरा हम अपने कुछ लीनियर वेरिएबल्स को याद कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको सर्कुलर मोशन में घुसना है, उससे पहले हम याद कर लें लीनियर वेरिएबल्स क्या थे और क्यों याद करना जरूरी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला लीनियर वेरिएबल्स है, व्हाट वर द लीनियर वेरिएबल्स या व्हाट आर द लीनियर वेरिएबल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। पहला है पोजीशन, है ना। जब आप लीनियर वेरिएबल पढ़ रहे थे, सॉरी जब आप लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो आप क्या करते थे, इसको अपना ओरिजिन मानते थे, पोजीशन वेक्टर बनाते थे, याद करो। ये आपका R2 वेक्टर हो जाता था पोजीशन वेक्टर, ये आपका R1 वेक्टर हो जाता था पोजीशन वेक्टर, है ना। और आप R2 माइनस R1 करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे, याद करिए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये सारी चीजें आप एक ओरिजिन से कंसिडर करते थे, हाँ करते थे सर, ठीक है। तो जहां पर आप पोजीशन वेक्टर निकालते थे वहां आपका ओरिजिन कहां है वो पता होना चाहिए था, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आपका पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता था, ठीक है। पहली चीज आपको याद होगी। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला कि नहीं निकाला हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। कितना डिस्प्लेस हुए आप अपनी फाइनल पोजीशन में जाकर इनिशियल पोजीशन से, वो हम निकाला करते थे और उसको हम क्या बोलते थे, चेंज इन पोजीशन। देखो पोजीशन को x से बताया है तो चेंज इन पोजीशन को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला, जिसको आपने डेल्टा x से बताया, ठीक है। चलिए तीसरी चीज थी वेलोसिटी। वेलोसिटी आप इसको थोड़ा सही कर लेंगे हम, इट इज dv बाय dt, इट इज dv बाय dt, हाँ इसको काट देता हूँ, लिख देता हूँ dx बाय dt, ठीक। अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, वेलोसिटी हुआ करती थी हमारी dx बाय dt, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, याद है, बिल्कुल याद है। एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला dv बाय dt भी, और दूसरा फॉर्मूला हुआ करता था v dv बाय dx, याद है, बिल्कुल याद है। ये चारों चीजें हमने लीनियर वेरिएबल्स में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। चलिए तो मैं करता हूं इसको रफा दफा, है ना। इनकी बात हमने क्यों की अभी आपको समझ में आएगा धीरे से, क्योंकि हमको अब एंगुलर वेरिएबल्स को जानना है, एंगुलर वेरिएबल्स को जानना है। एंगुलर वेरिएबल्स को क्यों जानना है इसकी बात मैं आपसे करूं क्या, बिल्कुल करूंगा। लीनियर वेरिएबल जब हम जान गए तो अब आपको एंगुलर वेरिएबल समझने में बहुत आसानी होगी। देखिएगा कैसे, क्योंकि हम एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि लगातार हमको डायरेक्शन अपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक है आपका ओरिजिन और एक है आपकी रेफरेंस लाइन। दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज रेफरेंस लाइन, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक। अच्छा, पहला पॉइंट एंगुलर पोजीशन। अब आप याद करो पिछले वाली स्लाइड में आपकी पोजीशन थी और सर्कुलर मोशन में आते ही आपकी एंगुलर पोजीशन सामने आ गई। आपका वेरिएबल लीनियर वेरिएबल आपका एंगुलर वेरिएबल में चेंज हो गया, पोजीशन आपकी एंगुलर पोजीशन में चेंज हो गई। अभी एंगुलर पोजीशन क्या होती है, एंगुलर पोजीशन को जानने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो है ओरिजिन और एक है रेफरेंस लाइन, एक है ओरिजिन और एक है रेफरेंस लाइन। चलिए समझिएगा, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल यहां बैठा था, t इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल यहां बैठा था 0 सेकंड पे, जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, रीडिंग लेना आपने स्टार्ट किया था। t इज इक्वल टू 0 का मतलब 0 सेकंड नहीं होता, मतलब मोशन 0 है इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब होता है आपने रीडिंग कब स्टार्ट करी, है ना। वो होता है ना अपना स्टॉप वॉच आपने जब चालू की तो वो 0 दिखाता है। आपने यहां से रीडिंग लेना चालू की, आपका पार्टिकल यहां बैठा था, थोड़े टाइम के बाद t इज इक्वल टू t1 पर आपने क्या किया, आपने अपने पार्टिकल को यहां देखा। तो अब आप कैसे बताओगे कि आपका पार्टिकल कहां था, आप बताओगे कि आपके पार्टिकल ने थीटा एंगल स्वीप किया। कितना किया, थीटा एंगल स्वीप किया। थीटा एंगल वो क्या कर गया, चेंज कर गया अपनी पोजीशन को। नहीं दिख रहा आपको क्या, पार्टिकल यहां से यहां आ गया, थीटा एंगल उसने कवर किया, बिल्कुल। तो ये क्या बन गई, आपकी एंगुलर पोजीशन बन गई। ये आपने कहां से देखा, ओरिजिन है, ओरिजिन और रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से आप कितना हटे, थीटा हटे। चाहे वो नई वाली लाइन हो चाहे पुरानी वाली लाइन हो, दोनों कहां मीट कर रही हैं, ओरिजिन पे मीट कर रही हैं। इसलिए एंगुलर पोजीशन को बताने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक ओरिजिन और एक रेफरेंस लाइन। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इसी डायग्राम को ध्यान से देखो। टाइम को और आगे बढ़ने दो,
अब t इज इक्वल टू T2 हो गया, पार्टिकल यहां पहुंचा, t इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया, और यहां पहुंच गई आपकी, एक सेकेंड, t इज इक्वल टू T2 हो गया, और आपका जो पार्टिकल था वो यहां पहुंच गया। क्या उसने, और ये मान लो θ1 था, तो क्या अब उसने नया एंगल स्वीप किया, θ2। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये θ2 है? हाँ बिल्कुल सही। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? देखो ये इनिशियल पॉइंट था, देखो ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, ये होगा आपका, कितना होगा, चेंज इन थीटा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ कि ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको आप क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। इनके बारे में कुछ और बातें भी हम करेंगे आगे जाकर, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन टर्म्स को मैं, और कुछ भी नहीं। थर्ड पॉइंट आ जाइए, एंगुलर वेलोसिटी। यार यहां पर क्या थी, यहां पर देखो पोजीशन था, फिर डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि चेंज इन पोजीशन। यहां देखो एंगुलर पोजीशन हुई और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पर वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ गई, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा से, ठीक है ना, और जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर बात है, पक्का? आइए बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखो जब आप इस t इज इक्वल टू T1 पर थे और जब आप t इज इक्वल टू T2 पर पहुंचे, तो क्या आप एक ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हो, क्या आप ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप जब लीनियरली आगे बढ़ते थे तो वेलोसिटी बोली जाती थी, अब आप सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ रहे हो, सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ रहे हो, ध्यान से देखेंगे, सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ रहे हो, तो हम बोलेंगे आपके पास क्या है, एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा की। क्या है आपके पास, एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा की। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। सुनना मेरी बात। अब ये जो ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी से आप आगे बढ़ रहे थे, ये है क्या एक्चुअल में? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जो ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन थी आपकी, यानी कि मैं बोलूं ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ टाइम लगा होगा? हाँ सर, T1 से लेके T2 तक। बिल्कुल सही कहा आपने, T1 से लेके T2 तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये कुछ नहीं है, जैसे हमारी वेलोसिटी थी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वैसे ही हमारा ओमेगा क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर पोजीशन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो कितना है, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। दिस इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वहां आपके पास एक्सेलरेशन हुआ करता था, एक्सेलरेशन हुआ करता था लीनियर वेरिएबल्स में, वैसे ही अब आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा भाई, आपके इस ओमेगा को बढ़ाता जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअल में वो ओमेगा के टाइम के साथ चेंज होने का रेट है। क्या है भाई, ओमेगा का टाइम के साथ चेंज होने का रेट है, जिसको आप डी ओमेगा बाई डी टी बोल रहे हो। वहां पर आपके पास फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, याद है। बट यहां पर एक्सेलरेशन क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको आपने क्या बोला, डी ओमेगा बाई डी टी, इसको आपने क्या बोला, ओमेगा डी ओमेगा बाय, अब ये जो एक्स है ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे क्या है, यहां पर थीटा में चेंज है, तो आप नीचे क्या लिखोगे, डी थीटा लिखा है आपने। क्लियर है? तो जैसे जैसे वहां हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स थे, अब हमने अपने मोशन को सर्कुलर मोशन कर दिया है, तो वेरिएबल्स चेंज करके हमने क्या कर दिए हैं, एंगुलर वेरिएबल्स कर दिए हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट होगी इसकी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, पक्का 100%। चलिए, तो ये सारे वेरिएबल्स भी आप लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए भाई, ये हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स हमारे सामने हैं, नोट पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूं। पहले बात कर लेता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, है ना। हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, क्या मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा लिख लूं यार? अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो मैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, जो कि डेल्टा थीटा है, जिसको आप बोलते हो फाइनल माइनस इनिशियल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये जो तू नहीं,
डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है भाई? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? एसआई यूनिट होती है रेडियन। ठीक। तीसरी बात, आपको पता है 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्रीज के बराबर होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे या हम भी जब भी एंगुलर पोजीशन देखेंगे तो जो थीटा होगा वो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है। मतलब ये कन्वेंशन है हमारे, मेरे कन्वेंशन है, ये मान लो। मैं जब पॉजिटिव नेगेटिव लूंगा तो इस तरीके से लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप थीटा लेते हो तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपकी एंगुलर पोजीशन ये थी, मतलब पार्टिकल यहाँ था, फिर पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, तो एंगल आपका कैसा स्वीप होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव लेने वाले हो। ठीक है, चलिए दूसरी बात करता हूं मैं किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की, यानी कि ओमेगा की, है ना। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन क्या है? t-1। इसका डायमेंशन क्या है? t-1। आपको इसकी यूनिट पता होगी, ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, है ना। इसकी ऐसा यूनिट थी रेडियन, और रेडियन पर सेकेंड कितना? आपका एंगल कितना पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। एंगुलर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है? देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है? हाँ, अगर हम बात करें, अगर कोई आपका पार्टिकल है जो टी टाइम में n रेवोल्यूशन कर रहा है, पार्टिकल इज कंप्लीटिंग n revolutions, particle is completing n revolutions in t time। अगर t टाइम में n रेवोल्यूशंस वो कंप्लीट करता है तो आप अच्छा, n रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन कवर करेगा भाई वो? अगर मैं बोलूं एक रेवोल्यूशन है, एक पूरा रेवोल्यूशन है, तो एक पूरे रेवोल्यूशन में कितने डिग्री एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा, या मैं बोल सकता हूं 360 डिग्री कवर करेगा। ठीक है ना। तो n रेवोल्यूशन में कितने करेगा? तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो एक में अगर करता है तो 360, तो n में कितना इतना करेगा? 2 पाई इंटू n। कितने टाइम में? t टाइम में। ये आपका निकल आएगा ओमेगा, 2 पाई n बाय टी। क्लियर बात है? 100% पक्का, कुछ डाउट नहीं। ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमको पता होनी चाहिए पहले से। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आपसे और कर लूं, ये आपने लिख लिया होगा। देखो ना, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझना, आप ये सर्कुलर मोशन कर रहे हो, सर्कल को ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए ये ओरिजिन है और ये वो पोजीशन है जहां से आपने मोशन को स्टार्ट किया। ये आपका पार्टिकल यहां बैठा है। ठीक, एक रेवोल्यूशन करने के बाद, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, एक रेवोल्यूशन करने के बाद वो यहां पर आके रुक जाता है और यही उसकी फाइनल पोजीशन बन जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनिशियल पोजीशन भी यही थी, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन भी यही होती है। तो मुझे बताइए इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। या मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट अगर आपको देखना है तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया, चलो मैं सिंपल सी बात करता हूं, पुराने कॉन्सेप्ट से बात करता हूं कि भैया आप चले इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आपकी यही आ गई। आपको तो इतना पता है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आप 0 बोल दोगे, यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट 0 बोल दोगे। बट अगर आपसे किसी ने पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो आप ये कभी भी 0 नहीं बोलोगे। ये 0 नहीं था, आप इधर से चले आप एंगल बढ़ाते गए,
बढ़ता गया, आपका एंगल जो स्वीप हो रहा है वो एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। जब आप ऐसे घूम के इधर आओगे तो आप पूरा 360 डिग्री एंगल कवर कर चुके होगे, 360 डिग्री एंगल कवर कर चुके होगे। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, 2 पाई रेडियन होगा, याद रखना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 बोल देना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 मत बोलना, ये 2 पाई रेडियन होगा। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरीके से पूछ ले कि आपके पार्टिकल ने यहां चलना चालू, यहां से चलना चालू किया, यहां से चलना चालू किया, ये ओरिजिन था, यहां से आपके पार्टिकल ने चलना चालू किया पॉइंट 1 से और पहुंच गया वो यहां पर, ये उसका पॉइंट 2 हो गया, उसने थीटा एंगल स्वाइप किया, ठीक। सेकेंड पॉइंट पर पहुंच के उसका मन बदल गया और उसने बोला यार ठीक है यार, ये सही नहीं लग रही है जगह, चलो वापस चलते हैं। वापस थीटा एंगल स्वाइप करके वो कहां आ गया, फर्स्ट पॉइंट पर आ गया। और अगर आपसे पूछा गया कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस केस में आप बोल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों एंगल सेम है, एक बार जाते टाइम का है, एक बार आते टाइम का है, तो यहां पर आप बोल दोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक। क्लियर बात है, बहुत ही सिंपल सी बात थी, कुछ भी खास बात इसमें अभी तक नहीं आई है। चलिए भाई, इसको मिटाता हूं मैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं मैं, ये है नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखो, अब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है भाई, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके पास क्या होगी भाई, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी। और जब आपको डायरेक्शन निकालनी होगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जब आप निकालते हो तो आप यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हो, राइट हैंड थंब रूल, ठीक। राइट हैंड थंब रूल आपको पता है कैसे यूज किया जाता है, बहुत आसान है। आइए देखिए, आपको क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपका एंगल आप बढ़ रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में आप एंगल स्वाइप कर रहे हो, स्वीप कर रहे हो, एंगल आपका बढ़ रहा है, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, उस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। जैसे देखो, ये है आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ के अलाउंग, ठीक है ना। ये है आपका ओरिजिन, ये है आपका क्या, ओरिजिन, ठीक है। चलिए, आपने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, और आप पहुंच गए इधर, ये है आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, ये है आपका फाइनल पॉइंट। आपने थीटा किस डायरेक्शन में स्वाइप किया है भाई, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप अपनी फिंगर्स को कहां कर्ल करोगे, इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, ठीक है ना। तो ये फिंगर्स को आपने इस डायरेक्शन में कर्ल किया, तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन है ये आपको क्या बताएगी, आपके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। तो अभी इस केस में आपके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट है, आउट ऑफ द बोर्ड है, आपकी तरफ है। अगर मान लो ऐसा केस होता, मान लो ऐसा केस होता, ये है भाई 0, ये है भाई आपका इनिशियल पोजीशन आई, और आप इस साइड आ गए, आपका फाइनल पॉइंट बना ये। एंगल अब आपने स्वाइप किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल स्वाइप किया है, तो अब आपकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, है ना, तो आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी इस डायरेक्शन में, और आपका थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। समझ गया मेरी बात। तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हो, और कुछ भी नहीं। चलिए, अब देखिए लीनियर वेरिएबल्स और देखिए एंगुलर वेरिएबल्स, कितना समान बात है, एक जैसी बात है। आप पहला पढ़ रहे थे पोजीशन, यहां पोजीशन थी, यहां एंगुलर पोजीशन थी, यहां चेंज इन पोजीशन थी डिस्प्लेसमेंट, यहां चेंज इन एंगुलर पोजीशन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां था वेलोसिटी वेक्टर, यहां था आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यहां थी एक्सेलरेशन, यहां था एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है। चलिए, अभी हम जानते हैं, हमने जब 1D मोशन पढ़ा, तो हमने v इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको देखना है कि सर्कुलर मोशन में आप क्या करोगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को आप कैसे यूज करोगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए भैया आइए, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा क्लियर तो किया ही नहीं, आ जाओ भाई क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं जरा इक्वेशन ऑफ मोशन की। अभी तक जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, या मैं बोलूँ
अभी तक अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे थे, है ना, की बात कर रहे थे, तो हमने उसमें ये माना था कि भाई हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे सामने निकल कर आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको बताई है लास्ट लेक्चर, लास्ट स्लाइड में। और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, एक और चीज थी, एक और चीज इक्वेशन थी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका फॉर्मूला था u प्लस a बाई 2n-1, अगर आपको याद हो तो। अच्छा खासा फॉर्मूला था, बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे इसके बेसिस पर। बट ये तो बात है ट्रांसलेशन मोशन की। अब हमको जो मोशन दिखाना है वो तो सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो आइए जरा सर्कुलर मोशन देखते हैं। अगर सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी हो जाएंगी, सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, आओ। सर्कुलर मोशन में अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है भाई, अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, एकदम मिलती जुलती हो जाती है, जिसका आप यूज कर सकते हो। अच्छा, बट याद क्या रखना है कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये तो लीनियर वेरिएबल्स हैं भैया। सर्कुलर मोशन में सारे लीनियर वेरिएबल किस में चेंज हो जाते हैं, एंगुलर वेरिएबल में चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर आएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मान लीजिए ओमेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। और टाइम, क्या एंगुलर टाइम आपने कुछ पढ़ा है क्या, नहीं, टाइम तो टाइम है, टाइम तो टाइम है। चलिए, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, बट ये सारे लीनियर वेरिएबल्स हैं। s जो है वो क्या था, वो था डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पर लीनियर वेरिएबल में ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहां क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या होता है, डेल्टा थीटा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है भाई, यू है ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए तीसरी इक्वेशन बताइए अब आप क्या होगी, आप गैस कर सकते हो कि ये होगी भाई ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। यहां एस है तो यहां डेल्टा थीटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन इससे रिलेटेड है, एक जैसी दिख रही है, एनालॉजी देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक, तो इक्वेशन को हम बना लें। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं nth सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा बाय 2n-1। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। देखो कितनी प्यारी चीज बन गई, कितनी प्यारी चीज बन गई। अच्छा, थोड़ी सी बात एंगुलर एक्सेलरेशन की भी कर लेते हैं, लगे हाथ। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया था ऑलरेडी, हमको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल्स टू, या मैं बोलूं एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, और अच्छे समझते हैं, दो टाइप के बोल सकते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन को। एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, याद करो यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था। वैसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना, अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन टी एफ माइनस टी आई अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, सिंपल सी बात है। यूनिट क्या होती है अल्फा की, यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपने लिखा है ना, इस केस के लिए आप क्या, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे इंस्टेंट पे, बिल्कुल छोटे से इंस्टेंट पे। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट, थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, जगह ले लेता हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी
टेंड्स टू 0, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, जो क्या बन जाता है, ये बन जाता है डी ओमेगा बाय डी टी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में इसलिए आ जानी चाहिए क्योंकि हम ये बहुत चीख कर पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख रहे थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख रहे थे, ये सारी चीजों की बात मैं वहां पर कर चुका हूं, ग्राफ के साथ समझा था। ऊपर से हमने टेंजेंट बना देते थे, 2 पॉइंट बिल्कुल पास में आ जाते थे, याद है, वो सब हमने किया है। अब उस चीज को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लिया है। अगर मैं ऐसा बताता हूं तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ट्रांसलेशन मोशन में ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की हमने, सर्कुलर मोशन में हम ये यूज करेंगे। याद ये रखना है कि अल्फा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और बात करता हूं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस चीज को, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब एक चीज और, जैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन में ये पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है, तो बॉडी रिटार्ड करती है, हाँ कि ना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी ऐसा होता है। इफ ओमेगा एंड अल्फा are in same direction, then particle accelerates, ठीक। अगर उल्टा हो जाएगा इसका, if ओमेगा एंड अल्फा are in opposite direction, इसका मतलब होता है are in same, कॉपी पेस्ट है ना, are in opposite direction, particle या body retards। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई बात समझ में। वैसा ही है, सेम केस वैसा ही। अच्छा, ठीक है। तो सर एक चीज आप हमें और बता दीजिए, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हमने देखा था कि v होता था dx बाई dt के बराबर, तो हम बोल देते थे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, याद है। अच्छा, और सर ये भी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, मतलब एरिया अंडर 80 ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, याद है। हाँ सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया अंडर 80 ग्राफ हमको क्या दे रहा था, एरिया अंडर 80 ग्राफ हमको क्या दे रहा था, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा था, याद करो। वैसे ही सर क्या सर्कुलर मोशन भी होगा? बिल्कुल होगा, सर्कुलर मोशन में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो ओमेगा और टी के बीच का जो कर्व है वो आपको क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। चलिए, तो डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। सिमिलरली हम ये जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी ओमेगा बाय डी टी। यहां पर कर्व बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम आपको क्या देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देने वाला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन। इन सारी चीजों से ही वो इक्वेशन बनी है जो हमने लिखी थी, है ना। इसी को आप इंटीग्रेट करके देखोगे तो वही इक्वेशन बनेंगे जो हमने अभी लिखी थी सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, याद है कि नहीं याद है? हाँ, ये भी होता है भैया, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है क्योंकि यही चीजें हैं जो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन में आपको बराबर तरीके से बार बार दिखती रहेंगी। क्या करती रहेंगी, बार बार आपकी नजरों के सामने आती रहेंगी। तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब मैं करता हूं बोर्ड को क्लियर और आगे बढ़ते हैं हम अपने एक क्वेश्चन पर। यह हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा है, उस नॉलेज को चेक करने के लिए। आइए,
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह दिख जाएगा, डेटा अलग अलग होगा बस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने जो चीजें अभी तक जानी है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। A fan is rotating with angular velocity of 100 revolution per second। आपको ओमेगा नॉट दे दिया है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, सॉरी ओमेगा नहीं दिया है, आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है, मतलब आपको n दिया है, n rps में दिया है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है कितना, 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप। अच्छा, टाइम दिया है आपको 5 मिनट, यानी कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 5 × 60 कितना हो गया, 300 सेकेंड्स, ठीक है ना। चलिए और क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। अच्छा, एंगुलर रिटार्डेशन आपसे पूछा है, निकालो, क्योंकि क्या होना है, 5 मिनट बाद ना पंखे को स्टॉप होना है, तो स्टॉप होना है तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर रिटार्डेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। जो पहला टास्क है हमारे सामने वो ये है कि हम कैसे आरपीएस को रेडियन में रेडियन पर सेकंड में चेंज करें, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करें। तो चलो आओ जरा यहाँ बात करो, यहाँ बात करते हैं साइड में, है ना। अगर आपको आरपीएम को ओमेगा में चेंज करना है तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 2πn/60 का। क्या फॉर्मूला है, 2πn/60 का, ठीक है ना। अगर आप ये रखते हो, लेकिन n आपको किस में रखना पड़ेगा, रेवोल्यूशन पर मिनट में रखना पड़ेगा। अगर ये n रेवोल्यूशन पर सेकंड में ऑलरेडी है तो फिर आपको 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, तो इसमें n की वैल्यू जो है वो आरपीएम में होनी चाहिए, तभी आप आरपीएम को 60 से डिवाइड कर रेडियन पर सेकेंड यूनिट लाते हो, ठीक। बट अगर ये वैल्यू आपको पहले से आरपीएम में, आरपीएस में दी हुई है तो फिर आपको 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है और आपको वैल्यू किसकी दी है, n की, आरपीएस में दी हुई है। तो आप ओमेगा कैसे निकालोगे, 2π इंटू सीधे सीधे n रखोगे 100, सीधे सीधे आप क्या करोगे, 100 वैल्यू रखोगे, तो आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200π रेडियन पर सेकेंड। क्या किसी को इस बात से कोई दिक्कत है, नहीं सर, इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए भैया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हमारा जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 200π रेडियन पर सेकेंड, 200π रेडियन पर सेकेंड। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। आइए पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ए पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको फाइनल पता है एंगुलर वेलोसिटी 0 होनी है क्योंकि स्टॉप होना है जाके फैन को। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको 200π ऑलरेडी दी हुई है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाला, ठीक है। ये है वैल्यू 0, ये है वैल्यू 200π प्लस अल्फा आपको निकालना है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 300 सेकेंड्स। सही कहा कि नहीं, यहाँ 5 मिनट नहीं रख रहा, सेकंड रख रहा हूं, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए इसलिए। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगी वैल्यू इधर, तो आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू 300 इज इक्वल टू 200π, 200π, 0 से 0 काटो, ये हो गया माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 2π। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 2π/3, माइनस 2π/3, ये अल्फा की वैल्यू आ गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना मत भूलना, जैसे शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना, फैमिली को लाना मत भूलिएगा, मेरी चाचा की शादी में जलूल 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 आना, वैसे ही यूनिट जलूल 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 लिखना, ठीक है। यूनिट नहीं भूलना। अल्फा आ गया माइनस में, मतलब आपको रिटार्डेशन चाहिए था, रिटार्डेशन आ गया आपका 2π/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट टेक्स बिफोर स्टॉपिंग। अच्छा चलो, नंबर ऑफ रोटेशन का एज सच तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे दी है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 200π का स्क्वायर, 200π का स्क्वायर प्लस क्या, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इज 2π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2π/3, 2π/3। इस लाइन को हटा दूं क्या, इस लाइन को यहीं तक रहने देता हूं, ठीक है ना।
2π/3 इंटू डेल्टा थीटा। यहां से डेल्टा थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आ जाओ 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 आ जाओ। ये हो जाएगा 2 2 4 π/3, ये हो जाएगा 2 2 4 π/3 इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 2 4, 1 2 3 4। सही किया क्या मैंने? सही किया क्या मैंने? बिल्कुल सही किया सर। पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 0 का स्क्वायर 2 0 2 0, ये हो गया भाई 2 0 2 0। ठीक, यहाँ से एक पाई काट दो, ये पाई कट जाएगा। डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 0 0 0 0 4 0 पाई इंटू 3 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 पाई इंटू 3। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है ना फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, नंबर ऑफ रोटेशंस नहीं आए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, नंबर ऑफ रोटेशन नहीं आए हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से नंबर ऑफ रोटेशन आप कैसे निकाल सकते हो? बता देता हूं आपको। हमको पता है एक रोटेशन में, या मैं बोल सकता हूं 2 पाई रेडियन जब आप कवर करते हो तो आप एक रोटेशन बोलते हो उसको, है ना। जब आप पूरा एक सर्कल घूमते, एक रोटेशन घूमते हो तो आप 2 पाई रेडियन कवर करते हो। अभी आपने कितना कवर किया है? 1 4 0 10,000, या मैं बोल दूं 3 1 3 30,000, है ना। 30,000 पाई, 30,000 पाई रेडियन। नई बात समझ में, देखो 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 10,000 था, 30,000 पाई हो गया। तो ये कितना, इतना रेडियन कितना रोटेशन हुआ? तो इसको डिवाइड कर दो किससे? 2 पाई से। तो ये हो गया 30,000 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये काट दिया मैंने पाई से पाई, ये काट दिया मैंने, कितना आ गया भाई? 15,000। कितना आ गया? 15,000। अच्छे से लिख देता हूँ, डिवाइड किया तो कितना आया? 15,000 रेवोल्यूशन। 15,000 रेवोल्यूशन। नहीं आई बात समझ में क्या? एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत हौच पौच हो गया हो अगर तो हमने देखो पहले क्या किया, रेवोल्यूशन पर सेकंड हमको दिया था, हमको लगा आरपीएम दिया होगा, लेकिन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट ना देके हमको रेवोल्यूशन पर सेकंड दे दिया। मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी कि अगर आपको n दिया हो तो आप ओमेगा कैसे निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है 2 पाई n/60, बट शर्त यह है कि n की वैल्यू आरपीएम में होनी चाहिए, तब नीचे 60 होगा, रेडियन पर सेकंड में यूनिट आएगी। बट अगर आपको n पहले से आरपीएस में दे दिया जाए, जो आपको दिया गया है अभी आप देखो रेवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस में दे दिया जाए तो 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ 60 से डिवाइड नहीं किया, 2 पाई को 100 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा की वैल्यू 200 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई। एक काम हमारा सॉल्व हुआ। ये जो ओमेगा था ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी भाई, क्योंकि इस पर आपका फैन रोटेट कर रहा था और फाइनली उसको क्या होना था? स्टॉप होना था आपके फैन को। तो आपके पास जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 होनी थी। और कितने टाइम में वो स्टॉप होता था? 5 मिनट में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड मैंने यहां पर लिख दिए। सीधा मैंने फॉर्मूला लगाया और आपके पास निकल कर आई वैल्यू अल्फा की कितनी? -2 पाई/3। पहला क्वेश्चन नहीं था फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, वो मैंने निकाल दी। दूसरा क्वेश्चन था ये पता करो फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट टेक्स बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉप होने से पहले उसने कितने, पंखे ने कितने रोटेशन कंप्लीट किए होंगे वो बताओ। तो यार रोटेशन निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, हमारे पास फॉर्मूला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, कि कितना एंगल उसने कवर किया होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका पंखा एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। क्लियर? पक्का। और स्टॉप होने के लिए पंखा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा ना, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा थोड़ी ना घूमेगा, एक ही डायरेक्शन में घूम के आपका पंखा बंद होगा। तो मैंने यहाँ से डेल्टा थीटा निकाला, वैल्यूज पुट करके, और वो कितना आया? 30,000 पाई आया। मतलब इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पंखे ने कवर कर लिया स्टॉप होने से पहले। तो मैंने बोला 2 पाई रेडियन मतलब एक रोटेशन, यूनिटरी मेथड लगा दी। 2 पाई रेडियन मतलब एक रोटेशन होता है, तो 30,000 पाई रेडियन मतलब कितने रोटेशन होगा? डिवाइड किया 2 पाई से तो वैल्यू आ गई 15,000 रेवोल्यूशन। आंसर कितना आ गया सेकंड वाले का? इसका आंसर आ गया 15,000 रेवोल्यूशन या रोटेशन। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, हमारी जितने हमको जो फॉर्मूला अवेलेबल था उससे क्वेश्चन आसानी से हो गया, कोई भी दिक्कत हमको नहीं हुई। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या हमने इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूले पढ़े हैं? इसको दिमाग में उतारिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा वीडियो पॉज कर दिया करो। जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो बाबा।
ऐसा मत करो, गलत मत करो अपने साथ। मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको पहले दिमाग चलाना है, अपने हिस्से का दिमाग आप चला लो, बाद में मैं तो हूं ही। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चलो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है तो ओमेगा नॉट हो जाना चाहिए 0, है ना। एंड मूव्स विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3t, अल्फा की वैल्यू आपको दे दी है 3t। अब बोला नहीं है कुछ चेंज वेंज होगा, तो हमने मान लिया कि भाई अल्फा ही रहने वाला है 3t। फाइंड, अच्छा टाइम के साथ चेंज होगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं अल्फा जो होता है वो होता है किसके बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर, है ना। इससे हम क्या बोल सकते हैं, अरे यार लाल पेन क्यों चल गया, हम पे ये किसने लाल रंग डाला हो, हम पे ये किसने, हाँ भाई डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। चलो 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 चलो, इनिशियली तो 0 से स्टार्ट हुआ है, आप जानते हो इनिशियल तो 0 था, फाइनल ओमेगा हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, अब बॉडी रेस्ट एंड मूव्स विद एन एंगुलर स्ट्रेन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम t तक गया, ठीक। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, ओमेगा लिमिट जाएगी 0 से लेके ओमेगा तक, ठीक है। चलो इज इक्वल टू इसको फाइनल कर दूं क्या, ओमेगा ओमेगा एक जैसा लग रहा है, ठीक है ना। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं करते, फिर इसका जब साथ में ही करेंगे दोनों का, 0 से लेके ओमेगा एफ, ठीक है ना। t कितना, 0 से लेके t तक। आ जाओ, इंटीग्रेट इसको किया तो ये हो जाएगा ओमेगा एफ माइनस 0, या मैं अभी सिर्फ इंटीग्रेट करता हूँ और लिमिट चढ़ा देता हूँ ओमेगा से 0 से लेके ओमेगा एफ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना होगा 3t स्क्वायर बाय 2, तो 3/2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, लिमिट चढ़ा दो 0 से लेके t तक की, है ना। चलिए अब टाइम की वैल्यू तो आपको कुछ दी नहीं है, तो t के रिस्पेक्ट में ही निकलेगी चीज, तो ये हो जाएगा ओमेगा एफ माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 t का स्क्वायर माइनस 0, t का स्क्वायर माइनस 0 यही आने वाला है, तो ये हो जाएगा फाइनल हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर बाय 2। यही वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं, यही वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल यही वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर, ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू भाई, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। अब एंगुलर, अब आपसे पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आओ जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया है हमारा कंप्लीट, आ जाओ। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात, ठीक। आ जाओ, अब ओमेगा की वैल्यू 3t स्क्वायर बाय टी आ चुकी है, बाय 2 आ चुकी है, तो 3t स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। क्लियर, हाँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, तो यहाँ से थीटा एफ माइनस थीटा आई, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अच्छा, टाइम था भाई 0 से लेके t तक का, इंटीग्रेट करोगे 3/2 निकलेगा बाहर, t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट चढ़ जाएगी कितने की, 0 से लेके t तक की, इसका इंटीग्रेशन होगा और बनेगा भाई थीटा एफ माइनस थीटा आई, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सीधा लिख दूं डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा बन जाएगा, ठीक। 3 से काट दो भाई इस 3 को, ये क्या बन जाएगा t क्यूब बाय 2, t क्यूब बाय 2, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा कितना आ सकता है, डेल्टा थीटा आने की संभावना बन गई हमारी t क्यूब बाय 2, सही लिखा क्या। तो ओमेगा एफ आया 3t स्क्वायर बाय 2, डेल्टा थीटा आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया t क्यूब बाय 2। नोट डाउन कर लीजिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको कर देता हूं मैं क्लियर। आगे देखते हैं हमें क्या देखना है, चलिए एक्सेलरेशन देखना है, तो चलिए वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, आने वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से, जानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या है, किससे मिलकर बना है, अगर किसी से मिलकर बना है तो उसके जो हिस्से हैं वो क्या काम करते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें हमको एक्सेलरेशन में जानना है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।